सभी को हरित नमन। आशा करता हूँ कि आप प्लेटो की ये पूरी जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसको बहुत ही तन्मयता के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ सुन रहे होंगे। संजीदगी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप चाहे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में से किसी भी विचारक को ले लीजिए, उसको समझने के लिए आपको एक कहानी के रूप में ही उसको समझना पड़ेगा। आप रटेंगे, कुछ समय बाद उसके कुछ विचारों में उलझ जाएंगे, फिर आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो इससे पूरी चीज़ें उलझ के रह जाती है। किसी भी विचार को संपूर्णता के साथ पढ़ें, उसके हर विचार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ज़रूर होंगे, तो उसको अलग अलग खंडों में लेकर ना पढ़ें और अपने अध्ययन को निरंतर रखें। वीडियो सुने, पुस्तकें पढ़ें, टेक्स्ट बुकें पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, परंतु कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सफल व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है ना, उसकी अपनी एक संघर्ष की कहानी होती है। ऐसा नहीं है किसी को घर बैठे कुछ मिल जाता है। किस्मत की बातें बार बार की जाती है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, और परीक्षा भी उसी की लेती है जो मेहनत करता है। तो दोनों चीज़ें समांतर रूप से चलती रहेंगी, पर आपके पास जो चीज़ आपके हाथ में है वो है सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत। तो अपने मेहनत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप जिस प्रकार आपको खेलने में आनंद आता है, जिस प्रकार आपको मूवीज़ देखने में आनंद आता है, उस तरीके से आनंद लीजिए। और आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विषय को बहुत ही रोमांचकारी रूप में पढ़ें, या कहानी के रूप में पढ़ें, या उसमें ऐसा इंटरेस्ट ले कि आपको बस पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 14 घंटा पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। आप हर किसी का पढ़ने का तरीका और उसकी स्किल अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे में बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को, या बहुत अच्छे से जिस चीज़ को भी पढ़ने जा रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, तो 2 घंटे भी बहुत है। और किसी को लगता है कि नहीं, मुझे धीरे धीरे वक्त लगता है, मेरी रीडिंग स्किल थोड़ी स्लो है, तो उसको लंबा टाइम लगता है। गलत कोई भी नहीं है, सब सही है। ज़रूरी क्या है, आप अध्ययन करते रहें। जीवन एक बार मिला है, युवा जीवन एक बार मिला है। ये एक तरीके से ये दिक्कत क्या है, युवावस्था में ही आपको सारे आनंद करने होते हैं, सारे इन्जॉयमेंट करना होता है, घूमना होता है, मूवियाँ देखना होता है, घूमना फिरना, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना होता है, और साथ ही आपके कैरियर बनने और बिगड़ने का भी समय यही होता है। तो दोनों को एक दूसरे से मिक्स ना करें, है ना। मस्ती में अध्ययन को ना लाएं, और अध्ययन की वजह से ऐसे भी ना हो कि आप इतना ही अध्ययन करते रहें कि आप अपने जीवन को भी बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, बिल्कुल बोरिंग सा बना देंगे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने खेल कूद या घूमने फिरने, वो चीज़ों को निरंतर करते रहें, परंतु अपनी पढ़ाई के साथ, अपने अध्ययन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितना तय समय आपने कर रखा है उतना तय समय उसको ज़रूर दें, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था प्लेटो के साम्यवाद के ऊपर, और वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से जो समानताएं हैं और उनमें जो विभिन्नताएं हैं या विषमताएं हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ कि प्लेटो का साम्यवाद, ठीक है, प्लेटो के बारे में हम जानते भी हैं, परंतु दूसरा जो नाम सुना है आधुनिक साम्यवाद या आधुनिक साम्यवाद को समाजवाद, साम्यवाद, इसमें मिक्स मत करना, थोड़ा अंतर रहता है। वो क्या होगा वो अपन जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जब साम्यवाद और समाजवाद एक विचारधारा के रूप में आएगा तो उसमें अपन पूरा डिटेल में भी बात इसके बारे में कर लेंगे। प्लेटो का साम्यवाद जानते हैं हम, तो आधुनिक साम्यवाद क्या है। देखिए, आधुनिक साम्यवाद की जब भी टर्मिनोलॉजी आ जाए तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स से, स्टार्टिंग वहीं से होगी। आगे पर्टिकुलर किसी का नेम आता है तो आप उसके आधार पर साम्यवाद के विचार लिख सकते हैं, परंतु किसी का नाम नहीं आता है, केवल आधुनिक साम्यवाद आता है, तो आप उसको मान के चलें ये कार्ल मार्क्स की बातें कर रहे हैं, तो इसमें कार्ल मार्क्स के ही जो विचार हैं वही लिखने हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ तुलना किस किस के बीच में है, प्लेटो के साम्यवाद और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के बीच में। देखिए, मार्क्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं डिटेल में, तो अपन जब कार्ल मार्क्स पूरा पढ़ेंगे तब देखेंगे। बहुत ही बड़ा विचारक है, बड़ा विचारक मतलब उसके सिद्धांत इतने ज़्यादा है कि उसमें भी एक बहुत वीडियोस की श्रृंखला लगेगी समझाने में, है ना।
राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक और साम्यवाद के जनक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के जनक। आप कहेंगे प्लेटो ने तो पहले साम्यवाद कह दिया था, बट मार्क्स ने जो साम्यवाद दिया था ना, उसी के बाद ये शब्दावली प्रचलन में आई और उसी को फॉलो करके कई देशों ने उसको अपनाने की कोशिश की। तो इसलिए साम्यवाद जो शब्द जुड़ा हुआ है वो कार्ल मार्क्स से ही जोड़कर देखा जाता है। जब कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन दिया था, ये 19वीं सदी का विचारक था और महान, मतलब क्या बोले इनके बारे में, महान मानवतावादी विचारक। और इसने जब अपना दर्शन दिया तो उस समय पूरे संसार को एक साथ हिला दिया। बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे शासक वर्ग हो, चाहे आम जन समुदाय, सबको झकझोर दिया। ठीक, मतलब आगे जाके अगली सदी में जाके 20वीं सदी में उसके विचारों ने दुनिया को जितना आलोकित किया उतना संभवतः किसी और विचारक की चिंता नहीं किया होगा, नहीं किया। आप जैसे हमारे ये बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताबें लिखी गई हैं वो धार्मिक व्यक्तित्व के ऊपर या धार्मिक जो रहे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, ईसा मसीह हुए, पैगंबर मोहम्मद हुए, तो इनके ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद व्यक्ति रूप में अगर किसी पे लिखी गई है तो मार्क्स और महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और ये मार्क्स तो महात्मा गांधी से पहले की बात चल रही है। तो पश्चिमी दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद साम्यवाद जैसा कोई जन आंदोलन हुआ ही नहीं। इसने इतने देशों को प्रभावित किया, इतने व्यक्तियों को प्रभावित किया, मतलब एक धरा पूरा इसमें से निकल गया हर देश में। हमारे हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा धरा निकल के आया था मार्क्स से प्रभावित होकर। स्वतंत्रता आंदोलन में एक पूरा धड़ा साम्यवाद और मार्क्सवाद को लेकर और एक समाजवाद को लेकर अलग से चल रहा था। ठीक है, तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो मूलतः क्या बात करता है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम केवल समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम प्लेटो और मार्क्स के जो साम्यवाद है उसमें समानताएं और विषमताएं हम देख सकें। तो बात कहाँ पे आती है, मार्क्स का मानना है कि जो पूरा किसी भी समाज का है ना, जो इतिहास रहा है ना, वो पूरा वर्ग संघर्ष होकर आया है। बोले कि हमेशा समाज में हमेशा किसी ना किसी रूपों में वर्ग रहे हैं। एक पूंजीपति वर्ग टाइप का, मतलब एक संपन्न वर्ग और एक निचला वर्ग हमेशा रहा है। और इसका पीछे का कारण क्या है, आर्थिक विषमताएं, मतलब पैसे का आना। पैसों के कारण ही एक वर्ग संपन्न वर्ग में रहा है और एक वर्ग विपन्न वर्ग में रहा है। स्टार्टिंग बोलता है कि उस समय स्थिति बहुत अच्छी थी, उसको आदिम साम्यवादी युग बोलता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो कि पहले जब मनुष्य कंद मूल फल खा के शिकार करके अपने पेट भरता था तब की बात बोलता है। बोले उस समय पूरी तरीके से समानता थी, स्वतंत्रता थी, ना कोई लुटेरा था, ना कोई शोषक था, है ना कोई शोषित था। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल के शिकार करते थे। इस तरीके से विभाजन पैदा होना शुरू हुआ औजारों के आने के बाद। जैसे औजारों का विकास हुआ, नए औजारों का विकास हुआ, तो मनुष्य ने क्या, आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना सीखा और अपने आप को अलग अलग कबीलों के रूप में वो कर लिया। समस्या यहाँ भी उत्पन्न नहीं हुई। समस्या उत्पन्न होती है अगले युग की, जब वो बात करता है दास युग। क्या हुआ, जैसे विकास चल रहा था वैसे ही कृषि व्यवस्था का विकास होता है और कृषि व्यवस्था के विकास से ही व्यक्तिगत संपत्ति या कहे निजी संपत्ति का विकास होता है और वहीं से श्रम विभाजन पैदा होता है ना। यहाँ से श्रम विभाजन पैदा होता है और एक संपन्न वर्ग निकल के आता है और एक निचले वर्ग निकल के आता है। मतलब दास, निचला वर्ग जो है दास के रूप में निभाता है सॉरी, एक मालिक वर्ग हो गया और एक दास वर्ग हो गया। जैसे ही इस युग से, मतलब दास युग से या दास मालिकों की गुलामी से आज़ाद होते हैं, तो फिर वे ज़मीन के गुलाम बनने लग जाते हैं और ज़मीन के गुलाम बन जाते हैं तो फिर कौन सा युग कहलाता है, सामंती युग। मतलब सामंतवादी जो होते हैं, राजा हुए, उसके सैनिक हुए, वही होते थे, मेनली भूमि के मालिक होते थे। तो उन लोगों ने एक जो नीचे के तबके थे, किसान वर्ग वगैरह थे, उनका शोषण करना स्टार्ट किया। तो इसमें भी एक अपर वर्ग था, एक लोअर वर्ग था। उसके बाद जब मशीनों का उद्भव हुआ, औद्योगिकरण आया, है ना, तो उसके बाद आता है पूंजीपति युग, पूंजीवादी युग, जिसमें एक आ गया बुजुर्वा मतलब पूंजीपति वाले, और एक आता है आगे सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग जो उन कारखानों में काम करते थे। तो इस प्रकार से मार्क्स ने अलग अलग युग में बोला है कि हर युग में
संपत्ति के कारण, निजी संपत्ति के कारण एक संपन्न वर्ग रहा है और एक विपन्न वर्ग रहा है। ठीक है। अब प्लेटो क्या कहता है कि इस पूंजीपति जो युग है ना, इसकी समाप्ति होगी और इसका पूर्ण विनाश होगा किसके द्वारा? सर्वहारा वर्ग के द्वारा। और उसके बाद सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, और वो शासन क्या होगा? सर्वहारा वर्ग का शासन राज्यों के द्वारा किया जाएगा, मतलब उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। उसका कहना है कि पूंजीपति जो व्यवस्था है ना, वो सर्वहारा का है ना बहुत ही ज़्यादा शोषण करती है और उसके शोषण पे आधारित है। और जब ये शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और मज़दूरों को, जो उस कारखाने में मज़दूर कर रहे हैं, तो सारी दुनिया के मज़दूरों को पता लगेगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और उनमें अपने अस्तित्व का संकट खतरा होने लगेगा। जब शोषण चरम पर पहुंच जाएगा और उनके अस्तित्व का खतरा उत्पन्न होने लगेगा, तो वे इसके खिलाफ झंडा उठाकर बगावत करेंगे, क्रांति करेंगे और पूंजीपति वर्ग और उसके शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इसको क्रांति कहा है उन्होंने, है ना। और इस क्रांति के बाद क्या होगा? एक वर्ग विहीन और एक राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसी को वह साम्यवाद कहता है ना। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, बीच में एक उसने, मैंने पहले भी राज्य वर्ग का यूज़ किया है, एक बीच में स्टेज आएगी उस व्यवस्था में, मतलब साम्यवाद की व्यवस्था पे आने से पहले और पूंजीपति व्यवस्था के विनाश के बाद, ठीक है ना, बीच में एक व्यवस्था आएगी जिसे उसने सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा है। उसका कारण उसने यह बताया है कि जब पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी देर तक उस सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए और बचे कुचे जो पूंजीपति हैं उनका विनाश करने के लिए सर्वहारा के अधिनायकवाद की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय उत्पादन के जो साधन हैं उनका सामाजिकरण होगा, मतलब उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा, मतलब राज्य के द्वारा डिसीजन किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, और जो राज्य बीच में बनाया था, बीच की स्टेट उसमें कंडीशन में, उसको भी लोप हो जाएगा। मतलब साम्यवाद की सिचुएशन में पहुंचने के बाद ना तो कोई वर्ग रह जाएगा, ना ऊंच नीच रह जाएगी, ना कोई शोषण रह जाएगा, ना ही कोई राज्य रह जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा, जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार काम करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बात की गई है प्लेटो ने अपने साम्यवाद में, सॉरी मार्क्स ने, है ना। अगर मैंने बीच में भी कहीं प्लेटो वर्ड यूज़ कर दिया हो तो आप उसको मार्क्स समझिएगा। अभी पिछला जितनी भी हमने कहानी बताई, क्योंकि इतने दिनों से प्लेटो पढ़ा रहे हैं तो एक साम्यवाद वर्ड, वो प्लेटो का साम्यवाद बार बार रिपीट हो रहा था, तो इस वजह से वो आ जाता है बोलने में। अब हम करते हैं समानता और विषमता की बात। पहले बात करते हैं समानता। देखिए, प्लेटो पढ़ते टाइम अपन ने क्या कहा था कि जो नगर राज्य है वहाँ पे वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटे हुए थे, बट वो छोटे छोटे नगर राज्य भी दो प्रकार के नगर राज्यों में विभाजित थे। याद है? एक अमीरों का राज्य और दूसरा गरीबों का राज्य। ठीक है। तो अमीरों का राज्य, गरीबों का राज्य, इसके पीछे भी कारण क्या रहा? संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति तो निर्धारित कर रही है कौन अमीर है कौन गरीब है। जो अमीर है उन्होंने अपने गुट बना लिए और जो गरीब है उन्होंने अपने गुट बना लिए। इसके खिलाफ ही तो प्लेटो साम्यवाद लेके आया था। ठीक है। जिस प्रकार प्लेटो ने दो प्रकार के राज्यों, नगर राज्यों में विभाजित किया, उसी प्रकार मार्क्स ने भी समाज को दो वर्गों में विभाजित किया था। मैंने अलग अलग युग की बात बताई, और पूंजीवादी युग आया था उस समय भी वो बुजुर्गवा और सरवारा वर्ग की बात कर रहा है ना। और उनके विभाजन का भी मूल कारण क्या बताता है? निजी संपत्ति, कि एक वर्ग के पास बहुत अधिक संपत्ति हो गई और दूसरे वर्ग का शोषण किया जा रहा है। ठीक है। तो समानता क्या हो गई? दो प्रकार के, प्लेटो ने दो प्रकार के नगर राज्य की बात की और मार्क्स ने दो प्रकार के वर्गों की बात की, और दोनों के पीछे का आधार क्या था? निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक चीज़ और, प्लेटो और मार्क्स के बीच में विचार रखाएंगे, उसमें अधिकांश में या कहेंगे कि बहुतों में व्यक्ति केंद्र में आ जाएगा। ठीक है ना। वहाँ से राज्य, समाज ये हट जाएंगे और व्यक्ति केंद्र में आ जाएगा। बट प्लेटो और मार्क्स में दोनों में समानता है कि वो दोनों व्यक्ति की तुलना में समाज और राज्य को ही अत्यधिक महत्व कर लें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो ने दार्शनिक, राजा या राज्य, आदर्श राज्य, इन सब की बातें की हैं। उसका अल्टीमेट वो है, उसी के लिए वो सबको निर्धारित करने की कोशिश करता है। वो समाज में संतुलन, साम्य अवस्था की बात करता है। और जबकि जो मार्क्स है वो क्या चाहता है कि अंत में राज्य विहीन, वर्ग विहीन हो जाएगी, या बीच में एक व्यवस्था होगी जो सर्वहारा का अधिनायकत्व बोलेंगे, और जिसमें राज्य के पास उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। तो वहाँ व्यक्तियों की बात बहुत कम हो रही है। आपने देखना है इन दोनों की जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें व्यक्ति शब्दावलियों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। उसमें अधिकतर केंद्र उनका क्या है, राज्य के बारे में जानना है, राज्य की बात करनी है, ये समाज की बात करनी है। ठीक है। दोनों में एक चीज़ और है, प्लेटो ने क्या कहा था कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए निःशुल्क। ठीक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों को शिक्षा देनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। और वो भी किसके द्वारा देनी चाहिए, राज्य के द्वारा। सेम चीज़ इसने मार्क्स ने भी कही है कि राज्य के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, जब आप समाजवाद कंसेप्ट को और पूंजीवाद कंसेप्ट को, इन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे तो पूंजीवाद, आप ऐसे याद कर लो बिल्कुल शब्दावली में, बिल्कुल संक्षिप्त में, पूंजीवाद स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता है। वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ दो, अगर कोई व्यक्ति आगे पीछे रह जाता है तो वो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने तो सबको स्वतंत्रता दे दी थी, है ना। जबकि जो समाजवाद या साम्यवाद जैसा कंसेप्ट है, जो विचारधाराएं हैं, वो समानता की ज़्यादा बात करती है, स्वतंत्रता की नहीं। अब समानता की बात करेगी तो वह समानता स्थापित करने का काम किसको दे देती है, राज्य को। ठीक है, इसलिए समाजवादी जैसे संकल्पना आएगी, समाजवाद, साम्यवाद, तो वहाँ पे राज्य के नियंत्रण वाली बात ज़्यादा आती है। और पूंजीवाद जैसे बात, जहाँ पे विचारधारा बात आती है, वो वहाँ राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने की बात होती है, फ्री होने की। ठीक है। और जैसे निःशुल्क शिक्षा की बात कर ली कि निःशुल्क शिक्षा प्लेटो ने भी की है, और आधुनिक साम्यवाद जो है वो भी कहता है कि राज्य के द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए। मैंने जैसे कहा आपको, साम्यवाद समाजवाद बढ़ाएगा, वहाँ राज्य की बात आएगी, राज्य ही देगा अधिकतर चीज़ों को, तो राज्य के द्वारा यहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार हमने इन चीज़ों को देखा। निजी संपत्ति का विरोधी है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। प्लेटो पहले से ही बोलता है कि संरक्षक वर्ग जो है ना, जो संरक्षक वर्ग है जिसमें कौन कौन है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा, जो है ना, वो दोनों को संपत्ति की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि संपत्ति जो है वो उनको स्वार्थी बनाती है ना। तो वो उसका विरोध करता है कि संरक्षक वर्गों की निजी संपत्ति कोई नहीं होगी, सामुदायिक संपत्ति होगी, है ना। उसी तरीके से जो मार्क्स है उसने भी क्या कहा है कि जो हर युग रहा है उसके पीछे का कारण क्या रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। तो इस निजी संपत्ति का विरोध मार्क्स ने भी किया, क्योंकि ये निजी संपत्ति ही वर्गों का विभाजन करती है, एक वर्ग को संपन्न बनाती है, एक वर्ग को विपन्न बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों निजी संपत्ति के विरोधी हैं। और दोनों का मानना है कि निजी संपत्ति के कारण ही आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। जैसे मार्क्स क्या बोलता है कि पहले के टाइम पर आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, जहाँ पे सभी लोग समान स्तर पर थे, मिलजुल के काम करते थे। परंतु जैसे ही निजी संपत्ति का उद्भव हुआ तो आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई, एक संपन्न वर्ग हो गया, एक विपन्न वर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्लेटो क्या बोलता है कि जैसे ही निजी संपत्ति आई तो एक अमीरों का राज्य बन गया, एक गरीबों का राज्य बन गया, और दोनों ने अपने अपने गुटबाजी करना स्टार्ट कर दी। तो मतलब आर्थिक विषमताएं फैलने लग गई, एक अमीर बन गए, दूसरे गरीब बन गए। तो इन सब के पीछे कारण यही बताते हैं, एक दूसरे से मिली जुली संकल्पनाएं वगैरह ये हैं। तो ये हमने बात कर ली दोनों के बीच में समानता की। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में विषमताओं की। विषमता की जब बात करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनकी विषमताओं का, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया समानता और विषमता के ऊपर, तो समानता के पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बनेंगे, समानता के पॉइंट्स इर्द गिर्द उसी के रहेंगे, निजी संपत्ति का, आर्थिक विषमताओं का, उसके लिए विषमताओं के पॉइंट ज़्यादा बनेंगे, ये आप भी ध्यान रखना। परंतु जब आप अंत करेंगे, है ना, जब निष्कर्ष रूप में लेके जाएंगे तो दोनों का बचाव करते हुए लेना है, क्योंकि प्लेटो अपने आप में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक और महान दार्शनिक, और मार्क्स अपने आप में मानवतावादी विचारक, इतना बड़ा मानवतावादी विचारक जिसने दुनिया की मतलब एक बोल देते हैं कि वो क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ही चेंज करके रख दिया। मतलब एक बहुत बड़ा संघर्ष चला विचारधारा के आधार पर, दुनिया में पहली बार विचारधारा के आधार पर इतना बड़ा संघर्ष चला होगा और एक लंबे समय तक, और आज भी निरंतर रूप में जारी है
ऐसे नहीं है कि साम्यवाद खत्म हो गया, साम्यवादी देश खत्म हो गए, संख्या में बहुत कम हो चुके हैं, परंतु ये विचारधारा अभी भी लोगों को प्रभावित करती है। तो इसलिए दोनों का बचाव करते हुए लास्ट में हमें आंसर लिखना होगा। पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के मध्य विषमताओं की। देखिए, प्लेटो ने जब साम्यवाद का विचार दिया है ना, तो उसके विचार को अर्ध साम्यवाद कहा गया। अर्ध साम्यवाद इसलिए कहा गया क्योंकि उसने समाज में तो 3 वर्ग बताए, ठीक है ना, परंतु साम्यवाद को केवल संरक्षक वर्ग के लिए लिमिटेड कर दिया। संरक्षक वर्ग में 2 वर्ग थे, आपको ध्यान है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लेटो का साम्यवाद है वो 2 वर्गों के लिए ही है, वो तीनों के लिए नहीं होता। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है ना, वो ऐसे कैटेगराइज नहीं करता, वो समूचे समाज के लिए है। वो तो चाहता है दुनिया के सारे श्रमिक जो हैं वो एक हो जाएं और सारे श्रमिक मिलकर पूंजीवाद का विनाश कर दें और सभी जगह समानता की स्थापना हो। तो ये जो मार्क्स का जो समाजवाद है वो पूरे समाज की बात करता है, पूरे विश्व की बात करता है, किसी राज्य विशेष की बात नहीं करता और किसी विशेष उसकी बात नहीं करता, जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात की है प्लेटो ने। दूसरा, प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें नैतिक पक्ष ज़्यादा है, ठीक है। वो उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसको राज्य की एकता लानी है ना, इसके लिए राज्य की एकता लानी है, न्याय की स्थापना करनी है, ठीक है। तो ये उसका मेन मकसद है, इसके लिए वो पूरा साम्यवाद का कंसेप्ट लाता है और इसी वजह से वो दार्शनिक राजा या सैनिकों को संपत्ति और परिवार से वंचित रखता है, ठीक है। जबकि मार्क्स क्या करता है, वो क्रांति की बात करता है ना, और उसका साम्यवाद पूरा जो है वो पूरा आर्थिक पर बेस्ड है। वो सब जगह बात करता है निजी संपत्ति की, हर चीज़ का बेस उसने जो बना रखा है वो निजी संपत्ति है। मतलब सारी समस्याओं के कारण ही निजी संपत्ति का उद्भव है। जब से निजी संपत्ति का उद्भव हुआ है तभी उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों में अंतर आया है, ये मार्क्स का मानना है। और वो कहता है कि जब ये पूंजीवाद खत्म होगा तभी ये निजी संपत्ति का कंसेप्ट खत्म होगा और तभी साम्यवाद आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्रांति या इस तरह से ख़त्म होने की बात प्लेटो नहीं करता, वो वंचित करने की बात करता है दार्शनिक राजा सैनिकों को इससे, परंतु उत्पादक वर्ग के लिए वो खुला रख देता है। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद है वो नैतिकता से थोड़ा जुड़ा हुआ है ना? और जबकि मार्क्स का साम्यवाद है वो मूलतः आर्थिक है, पूरा आर्थिक आधार लिए हुए। अब आते हैं मेन उद्देश्य, इसके बारे में हमने अभी कई बार चर्चा की है, परंतु एक बार बोल लेते हैं। प्लेटो ने जो अपना पूरा विचार दिया था उसको क्या ख़त्म करना था, गुटबाजी, संघर्ष, इनको ख़त्म करना था जो अमीरों का राज्य और गरीबों का राज्य के मध्य हो चुका है, ठीक है। मतलब एंडली उसको क्या करना था, राज्यों के मध्य एकता स्थापित करनी है, राज्य के अंदर एकता स्थापित करनी है, राज्य की एकता स्थापित करनी है और उसे सुदृढ़ करना है। जबकि आधुनिक साम्यवाद या मार्क्स का जो साम्यवाद है उसका मेन उद्देश्य क्या है, एंड में जाकर पूंजीवाद का विनाश करना है और वर्ग विहीन का मतलब तब कोई भी पूंजीपति, कोई भी श्रमिक नहीं रह जाएगा, कोई भी सरवारा नहीं रह जाएगा, है ना। वर्ग विहीन और राज्य विहीन, मतलब राज्य की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी, समाज लाना है। तो उसका आदर्श जो है मार्क्स का वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज है। और प्लेटो के साम्यवाद का जो आदर्श है या मूल उद्देश्य है वो राज्य की एकता है, न्याय की स्थापना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पत्नियों का साम्यवाद कहा है, इसको आप परिवार का साम्यवाद भी लिख सकते हैं, जैसे भी हो, प्रचलित शब्दावली में दोनों हैं। प्लेटो के साम्यवाद में पत्नियों का साम्यवाद है, परंतु मार्क्स का साम्यवाद या आधुनिक साम्यवाद में कहीं भी ऐसी शब्दावली का जिक्र नहीं है, कहीं भी पत्नियों का साम्यवाद की बात नहीं है। मार्क्स ने पत्नियों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया है। एक चीज़ और, दार्शनिक राजा को जब अपने बात की थी पिछले वीडियो में, जब प्लेटो ने साम्यवाद लाया था तो उसने इसके पीछे एक तर्क दिया था, ठीक है। बोले कि जिसके पास सत्ता दे रहे हैं ना, जिस दार्शनिक राजा को हम सत्ता दे रहे हैं, उसके पास इतनी शक्ति है, अगर उसको हमने आर्थिक शक्ति का भी अधिकार दे दिया है ना, उसको आर्थिक शक्ति भी हमने दे दी तो बहुत बड़ा भयंकर काम हो जाएगा भाई, है ना। उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाएगा। और दूसरी बात उसने ये भी कही कि बोला कि जो दार्शनिक राजा है उसको हमने इतनी ट्रेनिंग दे के भेजा है, 50 साल तक उसकी शिक्षा दी है, उसके बाद उसके लिए ये पैसे वैसे चीज़ों के तो वैसे मायने ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो उसको आर्थिक शक्ति देने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपने विवेक पे आधार पर शासन करेगा, ठीक है। तो उसको भौतिक आवश्यकताओं को इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए प्लेटो के विचार में राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। बट
प्लेटो, ये मार्क्स का जो विचार है, मार्क्स का विचार है ये दोबारा राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को दोनों का एकीकरण करता है और दोनों के एकीकरण का समर्थक है। क्यों? उसका मेन टारगेट क्या है? पूंजीवाद का विनाश। और पूंजीवाद का विनाश कैसे होगा कि उसके बाद एक सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा और उसके पास सारी पावर होगी, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी होगी, इकोनॉमिक पावर भी होगी। मतलब जो सर्वहारा का अधिनायकत्व होगा उसमें उसके पास राजनीतिक शक्ति भी होगी और आर्थिक शक्ति भी होगी। तो प्लेटो ने जिस चीज़ को अलग किया, मार्क्स उस चीज़ को एक कर रहा है। ठीक है। एक अंतर और कि प्लेटो ने जो साम्यवाद पाया, उसने कहा था शिक्षा के माध्यम से हम साम्यवाद की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। वही सब चीज़ें जो पिछली वीडियो में बात की थी कि शिक्षा के आधार पर अपने गुणों को पहचानेगा, ये करेगा, कर्तव्य निर्धारित होगा, उसके बाद उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास होगा, जो भी है आप पिछले वीडियो सुन ले, वही चीज़ें हैं रिपीट करके। जबकि जो मार्क्स है वो साम्यवाद की प्राप्ति वर्ग संघर्ष व क्रांति के द्वारा करता है। उसका कहना है पूंजीपति जो हैं वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले अपनी संपत्ति को, निजी संपत्ति को, उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। और ये जो वर्ग संघर्ष चल रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ क्रांति के माध्यम से ही ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार वह बात करता है वर्ग संघर्ष क्रांति की, है ना। तो इसमें कह सकते हैं साम्यवाद की प्राप्ति के लिए प्लेटो एक शांतिपूर्ण या एक सकारात्मक शिक्षा का तरीका अपनाता है, और जबकि जो मार्क्स है वो साम्यवाद की प्राप्ति के लिए क्रांति का तरीका अपनाता है। ठीक है ना, संघर्ष वाला तरीका अपनाता है। एक चीज़ और है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा को सर्वोत्तम शासक कहा था। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि दार्शनिक राजा शासक होगा, वो शासन करेगा आम व्यक्तियों के ऊपर, क्या बोलते हैं, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर। जबकि मार्क्स तो एंड में जाके राज्य विहीन व्यवस्था की बात करता है। उसका तो कहना है कि एंड में जब साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी तो शासन व्यक्तियों पर तो होगा ही नहीं, किसी का शासन तो होगा ही नहीं व्यक्तियों पर, शासन होगा सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं पर। ठीक है, व्यक्तियों पर कोई भी शासन नहीं होगा। अब ये विषमता हो गई। आप इसमें और भी चीज़ जोड़ सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवादी विचार है वो यूनानी राज्यों के संदर्भ में दिया गया है, मार्क्स का विचार है वो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में दिया हुआ है पूरे विश्व के लिए। तो कई तरीके से आप निकाल सकते हैं इसमें वगैरह अंतर वगैरह, समानता वगैरह। मैंने मेन मुद्दे आपको दे दिए हैं। छोटा क्वेश्चन आया तो शॉर्ट में लिख दीजिए, बड़ा क्वेश्चन आया तो इसको विस्तृत करके लिख दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेटो के साम्यवाद को और बेहतर तरीका से तभी समझ सकते हैं जब उसको आधुनिक साम्यवाद से हम तुलना करें। अब बात क्या आती है, इनमें से कौन सही है गलत है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको किसी को कोई अवार्ड देना नहीं है, किसी को कोई पुरस्कार देना है नहीं है आपको। तो कौन सही है कौन गलत है उससे आपको ज़्यादा लेना देना है ही नहीं। कोई भी विचारक अपनी संपूर्णता को लिए हुए नहीं हो सकता, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होगी और उसके कुछ विचारों की कमियाँ भी होंगी। ठीक है, तो आप उसके जिस विचार की अच्छाइयाँ लिख रहे हो उसमें कमियाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंड में जब भी निष्कर्ष लिखते हैं तो उसको बचाव करते हुए लिखते हैं। आप टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ कर सकते हैं कि प्लेटो राजनीतिक दार्शनिकों में अग्रणी माने जाते हैं और मार्क्स को मानव मुक्ति का अग्रदूत कह सकते हैं, आप कहा जाता है। और दोनों के विचार अपने अपने संदर्भ में अत्यधिक उल्लेखनीय है ना। प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा के अग्रणी विचारक हैं और उन्होंने उस समय के समाज में, तत्कालीन समाज में समानता को लाने के लिए साम्यवाद जैसी आमूलकारी विचार दिया। क्योंकि उस समय तो ये विचार आपको, अब जब आप आज की परिस्थिति में सुन रहे हैं तो आपको बहुत अटपटा लगता है। पत्नियों का साम्यवाद, है ना, बच्चों को अलग कर देना, पत्नियों को अलग कर देना, ये बहुत ही अलग टाइप का लगता है। परंतु आप उस समय के समाज में देखो, उस समय के समाज में प्लेटो समानता लाना चाहता है, इसलिए उसने साम्यवाद जैसा आमूलकारी विचार दिया, है ना। और उस समय में भी उसने दास प्रथा का समर्थन नहीं किया। दास प्रथा एक तरीके से यही विभाजन पैदा करती है ना। क्या विभाजन पैदा करती है कि एक संपन्न वर्ग और एक विपन्न वर्ग। और उस समय एथेंस में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी, तब भी प्लेटो ने इसके अगेंस्ट गया, तो बहुत ही प्रगतिशील विचार था। मार्क्स ने 20वीं सदी में एक समानता मूलक या समता मूलक शोषण मुक्त साम्यवादी समाज का विचार दिया। विचार मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 20वीं सदी में दिया तो पहले था, परंतु प्रचलित वो 20वीं सदी में हुआ।
और पहली बार किसी ने शोषित, वंचित, सर्वहारा वर्ग को अपने विचारों का केंद्र बनाया और पूरे विश्व से शोषण को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी की। इसलिए आप दोनों विचारकों का देखें कि वो भी अपनी जगह बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है, ये भी अपनी जगह बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। प्लेटो के भी अपने विचार बहुत बड़े हैं और मार्क्स के विचार अपनी जगह बहुत बड़े हैं। इसलिए दोनों का जो विचार है बहुत ही विशिष्ट है, अनूठा है और महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको सकारात्मक रूप से अंत करना है। और आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे दोनों में से एक का वो देना है, तो आप लास्ट में दे सकते हैं, परंतु उसको भी सकारात्मक फॉर्म में। जैसे लास्ट में लिख दिया, परंतु मार्क्स के साम्यवाद ने विश्व को अत्यधिक प्रभावित किया, जबकि प्लेटो का साम्यवाद मानवता के लिए एक नैतिक प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा करके आप एंड कर सकते हैं। तो हमने साम्यवाद के बारे में इस वीडियो में, पिछली वीडियो में बहुत चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो आदर्श राज्य के ऊपर आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।